समझते हैं क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए यदि एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है? तो चलिए एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर देते हैं। तो देखिए, मानते हैं कि एक ये त्रिभुज है हमारे पास, इस तरह का एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है? ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज है। तो यह प्रमेय क्या कहती है? यह प्रमेय कह रही है कि यदि एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक दूसरी रेखा खींची जाए जो कि बाकी दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करे यानी कि काटे। उदाहरण के लिए, जैसे कि एक मिनट, मान लेते हैं भुजा बीसी के समांतर मैं एक रेखा खींचता हूं। ये मैंने बीसी के समांतर एक रेखा खींची, ठीक है ना? ये बीसी के समांतर है और कंडीशन क्या है? यदि वो बाकी दोनों भुजाएं कौन सी हो गई? एक तो हमारी ए बी हो गई, एक हमारी ए सी हो गई। तो मैंने एक रेखा खींची, मान लेते हैं एम एन। तो मैं एक एम एन रेखा मैंने समांतर खींची किसके? बीसी के। और वो बाकी दोनों रेखाओं को भी प्रतिच्छेद कर रही है यानी कि काट रही है, ठीक है? तो कौन कौन सी रेखाओं को काट रही है? बाकी दो रेखाएं। पहली बात तो है कौन कौन सी? एक तो ए बी है और एक हमारी ए सी है। वही दोनों को काट रही है, ए बी को एम पर इस बिंदु पर और ए सी को एन बिंदु पर। तो यह कह रहे हैं कि जो दोनों को वो काट रही है वह समान अनुपात में काटेगी। समान अनुपात से क्या मतलब है? यानी कि जो ए एम बटा बी एम होगा, ए एम बटा बी एम होगा। ए एम क्या हुआ? ए एम ये वाला हुआ, बी एम ये वाला हुआ। तो ए एम बटा बी एम जो होगा वह बराबर होगा किसके? ए एन बटा एन सी के। तो यह बराबर होगा आपका किसके? ए एन बटा एन सी के, ठीक है ना? तो यह आपकी प्रमेय कहती है, प्रमेय 6.1। दोबारा से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक त्रिभुज में यदि एक रेखा के समांतर, किसी भी एक रेखा के समांतर, हम कौन सी रेखा ले रहे हैं? हम बीसी रेखा के समांतर हमने एक रेखा खींची है, कौन सी? एम एन। तो यदि किसी एक रेखा के समांतर एक रेखा खींची जाती है जो कि बाकी दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, यह बाकी दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है एम पर और एन पर, तो वह प्रतिच्छेद समान अनुपात में करेगी। वह समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना? अच्छा बेटा, जो भी बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं, 8:30 पे टाइम पे ज्वाइन नहीं करते हैं, प्लीज आप समय से ज्वाइन किया करें, ठीक है ना? अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है, फिर बाद में समझने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो यह है आपकी प्रमेय 6.1। अब जो प्रमेय 6.2 है वो बिल्कुल इसके उल्टी है, बिल्कुल इसके अपोजिट है। प्रमेय 6.2 क्या कहती है? प्रमेय 6.2 कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हैं, जैसे कि, चलिए डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं यह एक त्रिभुज है। देखिए फर्क समझना है आपको, है ना? फिर से हम वही ले रहे हैं, एक त्रिभुज है ए बी सी, फिर से एक त्रिभुज है ए बी सी, और इसमें कोई एक ऐसी लाइन है, इसमें कोई एक ऐसी लाइन है, इसको चलिए अलग कलर से बना देते हैं। इसमें एक ऐसी लाइन है, इसको एम की जगह कुछ और नाम दे देते हैं, पी। इसमें एक ऐसी लाइन है जो कि बाकी दोनों लाइनों को क्या कर रही है? समान अनुपात में विभाजित कर रही है, समान अनुपात में विभाजित कर रही है। यानी कि हमें क्या दिया गया है? एपी बटा बीपी। एपी बटा बीपी बराबर दिया गया है ए क्यू बटा सी क्यू के। ए क्यू बटा सी क्यू के। यानी कि एक त्रिभुज में हमें एक ऐसी रेखा दी गई है जो कि दो रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो वह तीसरी रेखा के समांतर होगी। यानी कि यदि यह हमें दिया गया है, दो भुजाएं क्या हैं? समान अनुपात में विभाजित हैं, तो यह जो रेखा है पी क्यू, यह तीसरी रेखा के समांतर होगी। तीसरी रेखा कौन सी? यह किस किस को विभाजित कर रही है? ए बी और ए सी को विभाजित कर रही है। तीसरी रेखा कौन सी हुई? बी सी। तो यह जो हमारी पी क्यू रेखा है यह बी सी के समांतर होगी, ठीक है ना? तो यह हमें प्रमेय 6.2 कहना चाह रही है। प्रमेय 6.1 क्या थी?
दोनों बिल्कुल कनेक्टेड हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है। अच्छा बेटा ठीक है, अभी जिन भी बच्चों ने ज्वाइन किया है ना, वो अपना नाम नहीं लिखेंगे, कोई गुड इवनिंग वगैरह नहीं लिखेंगे, अभी आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट पर। ठीक है ना, सभी बच्चे बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। फिर में 6.1 में क्या था और 6.2 में, देखिए दोनों में फर्क समझिए, दोनों में फर्क क्या है। 6.1 क्या कहती है, 6.1 कहती है कि पी क्यू और बी सी समांतर हैं तो ये समान अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। दोनों जो और रेखा है वो समान अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। तो यह कहती है हमारी प्रमेय 6.1 समांतर है तो ये होगा। ठीक है ना, यदि समांतर है। और प्रमेय 6.2 क्या कहती है, यह बिल्कुल उल्टा कहती है कि अगर समान अनुपात में विभाजित हैं तो तीसरी रेखा के समांतर होगी। तो यह कहती है हमारी प्रमेय 6.2। क्या यह सभी बच्चों को क्लियर है, क्या समझ में आया? वाई और यस अन्य सर। सभी बच्चों को क्लियर हुआ क्या? दोनों प्रमेय कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो पहली प्रमेय कहती है दूसरी उसके बिल्कुल अपोजिट कहती है, यानी कि वाइस वर्सा, अपोजिट कहना गलत होगा, उसी को उल्टा करके कहती है। सभी को क्लियर है, सभी बच्चों को? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल किस तरीके से है। ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। चलिए आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को पिक करते हैं। तो चलिए एक बार पहले प्रमेय 6.2 का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। तो त्रिभुज की एक रेखा, यहाँ पे हमने त्रिभुज लिया है ए बी सी। त्रिभुज की एक रेखा है डीई। डीई यह वाली एक रेखा है जो कि ए बी को, एक तो इस वाली रेखा को और एक ए सी को, इन दोनों को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। यानी कि हमें क्या दिया गया है, ए डी बटा बी डी बराबर है ए ई बटा ई सी के, यह हमें दिया गया है। ठीक है ना, तो क्या होगा, तो यह तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो हमारी जो यह रेखा, तो ये हमारी जो रेखा है वह तीसरी रेखा के समांतर होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डीई हमारी समांतर हो जाएगी बी सी के, जो कि हमने अभी पढ़ा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, क्या एग्जाम्पल दिया गया है, यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रम से डी और ई पर प्रतिच्छेद करे। तो हम अपना अभी सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं, हम अपना अलग डायग्राम बनाएंगे। क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ, कैसे हम डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन से और फिर कैसे हम सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट समझना है हमें। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की रेखा है, तो सबसे पहले तो त्रिभुज एबीसी बना लिया हमने। इस तरीके से एक त्रिभुज एबीसी बन गया है। चलिए इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी। भुजाएं ए बी और ए सी को, ए बी यह है ए सी यह है, को क्रम से डी और ई पर प्रतिच्छेद करे। यानी कि एक भुजा है जो डी और ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो चलिए हम एक भुजा बना लेते हैं। ये हमने भुजा बना ली जो कि इसको कर रही है डी पर प्रतिच्छेद, इसको कर रही है ई पर प्रतिच्छेद। ठीक है, तथा भुजा बीसी के समांतर हो। अच्छा हमें ये दिया गया है कि ये जो भुजा है डीई यह बीसी के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है एडी बटा डी ए बी, यानी कि ये एडी बटा में ये ए बी बड़ी वाली भुजा ए ई बटा ए सी है, ए ई ये बटा में ए सी यह है। ठीक है ना, अब थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने दो प्रमेय पढ़ी हैं, दो प्रमेय से कौन सी प्रमेय लगेगी, हमें इस बार क्या दिया गया है कि यह समांतर है। हमें समांतर ऑलरेडी दिया गया है, और जब हमें समांतर ऑलरेडी दिया गया है तो कौन सी प्रमेय में दिया जाता है हमें समांतर, प्रमेय 6.1 में। 6.1 यही कहती है कि यदि समांतर हैं तो समान अनुपात में विभाजित करेंगी। ठीक है ना, तो समान अनुपात में विभाजित होंगी बाकी की दोनों रेखाएं। तो चलिए समान अनुपात में विभाजित कर लेते हैं। कैसे होंगी समान अनुपात में विभाजित, एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं ताकि जगह हो जाए। ये है हमारा डायग्राम। तो समान अनुपात में कैसे विभाजित होंगे, प्रमेय 6.1 से, प्रमेय
6.1 से। हमें दिया गया है डीई समांतर है बीसी के, तो हम क्या लिखेंगे, हम पूरी फिर में 6.1 का स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है ना, जो भी स्टेटमेंट है वो आपको लिखना है एग्जाम में। उसके बाद लिखेंगे अतः क्या होगा, एडी बटा बीडी। एडी, एडी यानी कि ये वाली लाइन, एडी बटा में क्या, बीडी, क्योंकि समान अनुपात में विभाजित करेंगे, एडी बटा बीडी हो जाएगा आपका ये वाला, एडी बटे बीडी बराबर क्या होगा, एई यानी कि इसके, तो ए ई बटा में क्या हो जाएगा, ईसी यानी कि ये वाला। ठीक है, ये हमें फिर में 6.1 से मिल गया है। लेकिन क्या हमें यह सिद्ध करना है, नहीं, हमें सिद्ध यह तो नहीं करना। सिद्ध हमें क्या करना है, अच्छा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड में, हमें क्या सिद्ध करना है जिससे कि हमें अंदाजा रहे। सिद्ध हमें करना है ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी, हमें यह सिद्ध करना है। ठीक है ना, चलिए कैसे सिद्ध कर सकते हैं, देखिए थोड़ा ध्यान से। यहां पर मुझे दिया गया है एडी बटा बीडी है, ऊपर एडी है, एडी एडी तो ठीक है, हमारे में भी एडी है, लेकिन नीचे ए बी है। अब नीचे ए बी कैसे बनाया जाए, यहां पर तो बीडी है, तो नीचे ए बी मैं कैसे बना सकता हूं, नीचे ए बी बनाने के लिए मैं थोड़ा सा ट्रिक अपनाता हूं। ट्रिक कैसे अपनाते हैं, देखिए ट्रिक अपनाने के लिए बीडी में मैं क्या जोड़ू कि मेरा ए बी आ जाए। बीडी ये वाला पोर्शन है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बीडी हमारा ये वाला है, इसमें अगर मैं एडी को और जोड़ दूं, अगर इसमें मैं ए डी को और जोड़ दूं, तो क्या मेरा एडी और बीडी मिलकर ए बी नहीं हो जाएगा, यस सर। हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आपको ध्यान हो, अगर आपने इक्वेशंस को ध्यान से पढ़ा है, तो इक्वेशंस में ना हम डायरेक्ट नीचे ऐसे कुछ भी नहीं जोड़ सकते हैं। नीचे मान लीजिए जैसे आप अभी बीडी है, तो बीडी में मैं डायरेक्ट नीचे कुछ भी नहीं जोड़ सकता हूँ। अच्छा बेटा, जो भी बच्चे देखिए लेट आ रहे हैं, मैं आपकी क्लास में ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बच्चे बहुत लेट तक ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है ना, तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज आप 8:30 बजे तक टाइम से ज्वाइन हो जाइए, अदरवाइज बीच में क्या होता है ना, आप जुड़ते हैं तो, ज्वाइन होते रहते हैं। हाँ जी, तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होगी, जो भी बच्चे लेट जुड़ते हैं। तो प्लीज आप सभी समय से ज्वाइन हुआ करें, जिससे कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं हो और आप सब कुछ अच्छे से समझ पाए। ठीक है ना, तो देखिए इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम एक छोटा सा जुगाड़ कर रहे हैं। क्या जुगाड़ करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम इसको रिवर्स कर लेते हैं, रिवर्स किया यानी कि उल्टा कर लेते हैं। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, इसको उल्टा करेंगे तो बीडी बटा एडी। अब इक्वेशन में एक चीज होती है, समीकरण में आप जो भी चीज एक तरफ कर रहे हैं, एक पक्ष में कर रहे हैं, वही सेम चीज आपको दूसरे पक्ष में भी करनी होती है, जिससे कि दोनों पक्ष बराबर रहे। हमने पहले वाले पक्ष में क्या किया, व्युत्क्रम लिखा, उल्टा लिखा, तो दूसरे वाले में भी हमें व्युत्क्रम या उल्टा लिखना पड़ेगा। तो इसको भी मैं उल्टा कर दूं, ईसी बटा ए, इसमें भी क्या लिखा मैंने, ईसी बटा ए लिखा। ठीक है, अब मैं दोनों में एक काम करूं, एक एक जोड़ लेता हूं, दोनों में मैं एक एक जोड़ लेता हूं। अच्छा, उस जोड़ने से फायदा क्या होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, बीडी बटा एडी प्लस 1 किया, यहाँ पे एक जोड़ा, यहाँ पे भी ईसी बटा एई, और इसमें भी क्या किया, +1 किया। दोनों तरफ मैंने एक एक जोड़ लिया है। अब इस जोड़ने से फायदा क्या आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ, बीडी बटा एडी +1 है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे 1/1 लिख दूं, चलिए इसे, यहाँ पे भी 1/1। एक और एडी का एलसीएम क्या आएगा, एडी आएगा। ठीक है, अब एडी का एडी में भाग देंगे, 1 आया, 1 का गुणा करेंगे बीडी से, तो क्या आएगा, बीडी प्लस 1 का मैंने एडी में भाग दिया, एडी आएगा, एडी का गुणा 1 से करूंगा तो क्या आएगा, एडी ही आएगा। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे 1 और एई का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एई आएगा। फिर एई का एई में भाग दिया, 1, 1 का गुणा करेंगे ईसी से, क्या आएगा, ईसी आएगा प्लस, फिर इस 1 का भाग देंगे एई में तो एई आएगा, एई का गुणा इस 1 से करेंगे तो क्या आएगा, एई आएगा। ठीक है, अब देखिए बीडी प्लस एडी, तो हमारे बीडी प्लस एई क्या होता है, बीडी प्लस सॉरी एडी,
देखिए मैं आपको जी। हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। बीडी प्लस एडी क्या होगा, एक मिनट। बीडी कहाँ है, बीडी ये रहा, मैं देखिए रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, बीडी ये रहा, ये वाला हमारा इतना पोर्शन बीडी है। इसके बाद एडी, तो बीडी प्लस एडी, एडी भी यही है, तो बीडी प्लस एडी मिला के क्या हो गया, पूरा हमारा ए बी हो गया। बीडी प्लस एडी मिला के हमारा क्या हो गया है, ए बी हो गया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं ए बी, इसकी जगह पे बीडी प्लस एडी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ए बी बटा नीचे कितना है एडी। अच्छा, किसी को अगर जोड़ने में प्रॉब्लम आती है ना, जैसे हमने यहाँ पे बीडी प्लस एडी लिखा तो यहाँ पे ए बी कैसे आया, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, देखिए इन दोनों भुजाओं में जो भी कॉमन, हाँ जी बताइए, कुछ बोल रहे हैं क्या कोई बच्चा, किसी को कुछ कहना है? नो सर। ठीक, देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आप जोड़ कैसे सकते हैं, आप डायग्राम को देख के भी पता लगा सकते हैं, जैसे अभी हमने पता लगाया। उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, इनका जो भी कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट का मतलब क्या है, देखिए जैसे यहाँ पर बी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर डी है, दोनों में कॉमन पॉइंट डी है जी। हाँ जी, कॉमन पॉइंट दोनों में क्या हो गया, डी हो गया है। तो इस डी को हटा दो, बाकी दोनों को लिख दो। जैसे कि डी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी है, डी को हटा दिया तो क्या बन गया, ए बी। ठीक है, ए बी लिख सकते हैं या फिर बी ए बी लिख सकते हैं, नीचे एडी का एडी है। ठीक है, ऐसे ही अब आपको जैसे ये वाला देखना है तो हमें डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं। बताइए क्या आएगा, ए सी। वेरी गुड। कॉमन पॉइंट क्या है, ई है, ई हटा दिया, हमने लिख दिया यहाँ पे आया ए सी, और नीचे क्या है ए ई। देखिए एक बार डायग्राम, हाँ जी एक बार डायग्राम से भी देख लेते हैं। ईसी और एई को जोड़ा है हमने, तो ईसी क्या है, ईसी है हमारा ये वाला, देखिए ईसी ये है और एई ये है। अच्छा बेटा सभी बच्चे म्यूट पे रखेंगे अपने आप को, है ना। ईसी यह है और एई यह है, तो मिलकर क्या हो रहा है, ये वापस से ए सी हो रहा है पूरा। तो हमने ए सी ही लिखा है, हमने ए सी ही लिखा है। ठीक है, तो हमने यहां तक तो कर लिया। अब हमें क्या दिया है, ऊपर हमारे एडी है, नीचे हमारे ए बी है, लेकिन हमारे तो उल्टा आ रहा है, ए बी ऊपर है, एडी नीचे है। तो हम वापस से इसका व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे फिर बोर्ड में, बोर्ड में लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, दोनों पक्षों को व्युत्क्रम करने पर। तो क्या हो जाएगा, एडी बटा ए बी, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यहाँ पे भी व्युत्क्रम उल्टा करेंगे तो ए बटा ए सी। तो हमने यह प्रूफ कर दिया। ठीक है, यही पूछा था, यही हमारा प्रूफ हो गया है। तो इसमें थ्योरम कहां पर काम में आई, थ्योरम हमारी एक जगह पर काम में आई, यहाँ पर प्रमेय 6.1। हमें यहाँ पैरेलल या फिर समांतर दिए गए थे और हमने इन्हें समान अनुपात में लिखा है। तो प्रमेय 6.1 का यहाँ पर यूज हुआ है। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ, समझ में आया आपको? हाँ जी, वाई और एन लिखकर बताइए कमेंट में, यस और नो, वाई और एन। या फिर यदि आपका कुछ भी डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नो सर। सर एक बार नो नीचे सर। करना है इसको। ओके, सर ऊपर करो थोड़ा सर। अच्छा एक, इसको मैं छोटा कर देता हूँ जिससे कि आप स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकें। हाँ जी, अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रुको सर, एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी ले लीजिए। सभी को समझ में आया ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, सावित्री देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप लेट जुड़े थे क्या? आपने क्लास कब ज्वाइन की थी, या फिर आप पिछली क्लास में थे जब फिर में 6.1 पढ़ाई गई थी? नो सर। ठीक है, अच्छा सर कर स्क्रीनशॉट, ठीक है ठीक है। अच्छा हो सकता है, देखिए इसलिए मैं कहता हूं अभी कुछ बच्चों को हो सकता है समझ में नहीं आया हो। उसके दो कारण हो सकते हैं, कि या तो आपने पिछली क्लास ज्वाइन नहीं की हो जो कि फिर में 6.1 पढ़ाई गई थी जिसमें, या फिर आज कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया हो
तो जिसमें हालांकि अभी 6.2 का यूज नहीं आया है, लेकिन उसका बाद में यूज आएगा तो उनको दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। इसलिए आपसे कहा जाता है बेटा कि यदि आपकी कोई क्लास मिस हो भी जाती है, पहली बात तो कोशिश करें कि क्लास कोई भी मिस ना करें। यदि आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है किसी भी कारण से, आप कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर तबीयत खराब हो गई, तो आपको रिकॉर्डिंग भेजी जाती होगी, आप उस रिकॉर्डिंग को देखें, ठीक है ना। एक तो उस रिकॉर्डिंग को देखें, फिर कोई डाउट होता है तो अगली क्लास में पूछ लें। दूसरी चीज, क्लास को हमेशा टाइम पर ज्वाइन करें, टाइम से 1 मिनट भी ऊपर लेट ज्वाइन नहीं करें। हो सकता है कई बार कुछ कारण की वजह से आप लेट ज्वाइन करते हैं, लेकिन ऐसी आदत नहीं बनाए, आप कोशिश करें टाइम पर ज्वाइन करें, जिससे कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटे। फिर आप देखना आपके सब कुछ आसानी से समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें यदि आपका एक भी कॉन्सेप्ट छूटा, तो वो कॉन्सेप्ट है ना आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का यूज होता है कॉन्सेप्ट्स का। और सब्जेक्ट्स में इतनी परेशानी नहीं आती, जैसे आपने विज्ञान का मान लीजिए एक चैप्टर पढ़ा, आप दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, हो सकता है उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं हो, पहले वाले चैप्टर का थोड़ा बहुत हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं होगा, मैथ में हो सकता है उसका काफी ज्यादा यूज हो जाए पहले वाले चैप्टर का। तो इसीलिए आप है ना टाइम से क्लास ज्वाइन किया करें। मैंने आज आपकी क्लास में यह ऑब्जर्व किया है कि काफी बच्चे लेट जुड़ते हैं। हमने प्रमेय 6.2 पढ़ा दी थी, उसके बाद लगभग 15 से 17 बच्चे जुड़े हैं। तो ये मान के चलिए जब हम प्रमेय 6.2 का सवाल करेंगे तो 15 से 17 बच्चों को दिक्कत आने वाली है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप प्लीज सभी बच्चे समय से ज्वाइन किया करें। सर शुरू से चैप्टर चल रहा है। सर आगे बढ़ाओ। ठीक, तो अभी हम करते हैं एग्जाम्पल 2, सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, सेकंड एग्जाम्पल क्या दिया गया है। ठीक है, ये सभी ने कर लिया है ना। चलिए देखिए क्या दिया गया है सेकंड एग्जाम्पल में। एक मिनट, हमें दिया गया है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी भुजाओं का एक जो युग्म है वो समांतर होता है, दूसरा युग्म समांतर नहीं होता है। ठीक है ना। तो हमें दिया गया है ए बी सी और डी, ए बी सी डी, यह एक समलंब है जिसमें ए बी जो है वह सी डी के समांतर है, और वो होना भी था क्योंकि समलंब चतुर्भुज की परिभाषा यही होती है। असमांतर भुजाएं एडी, एडी यह है और बीसी यह है, यह दोनों दिख भी जाए असमांतर भुजाएं हैं। ये बिंदु ई और एफ इस प्रकार हैं कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है, जो ये ई एफ है ये भी हमारी ए बी के समांतर हो गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें क्या दिखाना है, ए ई बटा ई डी, तो हमें सिद्ध करना है ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी, बराबर बी एफ बटा एफ सी के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो देखिए कैसे सिद्ध कर सकते हैं। अब हमने समलंब चतुर्भुज को लेकर तो कोई भी थ्योरम नहीं पढ़ी है या फिर कोई भी प्रमेय नहीं पढ़ी है, तो क्यों ना मैं एक काम करूं, हमारे इस समलंब चतुर्भुज को, क्योंकि हमारा हमने अभी त्रिभुज से रिलेटेड ही थ्योरम्स पढ़ी हैं, या फिर मैं कहूं त्रिभुज से संबंधित ही हमने प्रमेय पढ़ी है। ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे समलंब चतुर्भुज को हमारे त्रिभुज में बांट लेता हूँ, दो त्रिभुज में। कैसे बांटा, हमने इस तरीके से इसे दो त्रिभुजों में बांट लिया है, इस तरीके से एक लाइन खींची ए से लेकर सी तक। ठीक है ना। अब देखिए एक तो हो गया त्रिभुज एक, एक हो गया है त्रिभुज दो। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, है ना, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। हमें क्या दिया गया है, अच्छा मैं कलर्स का यूज करूंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ठीक है ना। ये लीजिए, देखिए हमें क्या दिया गया है कि ये जो भुजा पूरी भुजा है ई एफ, ये वाली भुजा, ये सी डी भुजा और ये ए बी भुजा, ये आपस में तीनों समांतर हैं, ये आपस में तीनों समांतर हैं। ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ई एफ के, तो कुल मिलाकर ये तीनों भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, अब हमारा एक त्रिभुज तो बन रहा है ये वाला, देखिए एक त्रिभुज बन गया हमारा ये ए सी और ये वाला। इसको थोड़ा मैं इस तरीके से डार्क कर देता हूँ। ब्लैक कलर का जो हमारा त्रिभुज है, एक त्रिभुज बन गया है हमारा ये वाला। दूसरा त्रिभुज कौन सा बना है, दूसरा त्रिभुज है ये लाल वाला।
तो ये हमारे दो त्रिभुज बन गए हैं। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में हम अलग अलग प्रमेय लगाएंगे। अभी के लिए दूसरे वाले त्रिभुज को छोड़ दीजिए, केवल पहले वाले ब्लैक वाले त्रिभुज पे फोकस कीजिए। पहले वाला त्रिभुज क्या है? पहले वाले त्रिभुज में यदि मैं प्रमेय लगाता हूँ 6.1, पहले वाला त्रिभुज को अच्छा मैं थोड़ा सा, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ सके, इस तरीके से बना देता हूं। ये हमारा हो गया पहले वाला त्रिभुज, इस तरीके से है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर सी है। ठीक है, यह पहले वाला त्रिभुज है। इसमें हमें दिया गया है कि ये जो ईजी है, अच्छा ईजी देखिए, ये जो ये वाला पोर्शन है ईजी, इसकी बड़ी भुजाई तो है ई एफ। ई एफ जो भुजा है, ये वाली भुजा, ईजी इसका एक छोटा ही तो पार्ट है। तो जब पूरी भुजा समांतर है तो आधी भुजा भी तो समांतर ही होगी, क्योंकि जो आधी भुजा है वह पूरी बड़ी भुजा का एक पार्ट ही तो है। तो अगर ई एफ समांतर है तो ई जी भी समांतर होगी। तो हमें क्या दिया गया है यहाँ पर? ई जी समांतर है सी डी के। ठीक है, तो हम प्रमेय 6.1 लगा सकते हैं। तो 6.1 प्रमेय लगाते हैं, लिखते हैं प्रमेय 6.1 से भुजाएं समांतर हैं तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो चलिए समान अनुपात में विभाजित कर देते हैं। क्या होगा? ए ई बटा डी बराबर होगा ए जी बटा जी सी लिख लीजिए या फिर सी जी लिख लीजिए। ठीक है, प्रमेय 6.1 से हमने यह लिख दिया। आज ए ई बटा ई जी बराबर है ए जी बटा जी सी। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ ले। नो नहीं है ना? सर। ठीक, फिर हम आते हैं दूसरे को। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे त्रिभुज पे। दूसरा त्रिभुज भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यह रहा हमारा दूसरा त्रिभुज, ए बी जी एफ और सी। ठीक है ना? अब इस त्रिभुज में भी देखिए, ये जो जी एफ है ये भी तो ई एफ का ही एक पार्ट है। ये भी तो, ये जो ई एफ है बड़ी वाली, जी एफ इसका छोटा सा पार्ट ही तो है। तो ई एफ हमारा पूरा समांतर है किसके? ए बी के। इस वाली भुजा के समांतर है ए बी के। तो जब बड़ा पार्ट समांतर है तो छोटा पार्ट भी समांतर होगा। तो इसका मतलब हमें क्या दिया गया है यहाँ पर? ए बी समांतर है जी एफ के। तो हम फिर भी यहाँ फिर में 6.1 लगाएंगे फिर से। तो हम फिर से क्या लिखेंगे? फिर में 6.1 से क्या होगा? देखिए, अच्छा ये उल्टा त्रिभुज है। नॉर्मली हम त्रिभुज ऐसा बनाते हैं, मतलब कि जो ऊपर चोटी होती है वो ऊपर की तरफ होती है, एक जो पॉइंट होता है ना, नीचे यहाँ पर भुजा नीचे की तरफ होती है, लेकिन यहाँ भुजा ऊपर की तरफ है, जो चोटी है वो नीचे की तरफ है। तो कैसे लिखेंगे? सी जी बटा ए जी। सी जी बटा ए जी बराबर क्या होगा? सी एफ बटा बी एफ के। ठीक है ना? इस तरीके से हमने प्रमेय 6.1 का उपयोग किया है। समांतर दी हुई है तो बाकी दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होंगी। तो हमने ये, त्रिभुज बना दो ना। अच्छा इसको मैं, चलिए ऐसे कर लेता हूँ, इसको घुमा के त्रिभुज को ऐसे बना दूं, इसको इस तरीके से बना देते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ये बनेगा आपका इस तरीके से, कुछ कुछ इसी टाइप का बनेगा। ठीक है ना? ये ऊपर सी है, यहाँ पे आपका ये एफ है, ये आपका जी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है ना? तो ये मैंने सीधा कर दिया, बस कुछ नहीं किया त्रिभुज, जिससे कि आसानी से, ठीक है सर। ठीक, जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो क्या लिखा हमने ऊपर यहाँ पे? सी जी बटा ए जी ये वाला बराबर सी एफ बटा बी एफ। ठीक है, अच्छा अभी मैंने ऐसे क्यों लिखा? कुछ बच्चे हो सकता है कि बोलेंगे कि सर ये उल्टा ऐसे लिखने की क्या जरूरत थी, हम क्या डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं क्या? डायरेक्ट का मतलब, मान लीजिए त्रिभुज उल्टा है तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? ए जी बटा जी सी बराबर पी एफ बटा सी एफ। तो क्या सर हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? आप बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। तो फिर सर आपने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि अभी तक हमने जो प्रमेय पढ़ी है वो इसी प्रकार के त्रिभुज में पढ़ी है, तो जिससे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए इस तरीके से लिखा गया है। बाकी हाँ,
आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अभी हम आगे करने भी वही वाले हैं। ये जो हमने निकाला है लाल रंग से जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम लिखेंगे इसका। अच्छा, दीपांशु बंसल की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपका कुछ डाउट है क्या? आप एन एन लिख रहे हैं। दीपांशु बंसल की आईडी से जो स्टूडेंट है, कुछ पूछना है आपको? ठीक है, अगर पूछना भी हो तो एक बार ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है फिर पूछेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, इस वाले में व्युत्क्रम करेंगे, और इस वाले को जब आप उल्टा करेंगे तो आपका देखिए यही निकल के आ जाता है वापस से। सीजी बटा एजी को क्या लिखा, ऊपर एजी नीचे सीजी, और फिर बीएफ बटा, और इस सीएफ बटा बीएफ को उल्टा करेंगे तो ऊपर बीएफ नीचे सीएफ, तो वही हमारा आ गया है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा था आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, और यदि किसी बच्चे को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले इस तरीके से लिख लीजिए फिर उल्टा कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास दो समीकरण आ गए, एक यह, एक यह। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूं। देखिए, अब ध्यान से देखिए, ए ई बटा डीई, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, एडी बटे डीई बराबर किसके था, एजी बटा जीसी के, और यहां से क्या निकला है, एजी बटा जीसी बराबर किसके है, बीएफ बटा सीएफ के, ठीक है। अब देखिए एजी बटा जीसी इसके भी बराबर है, और एजी बटा जीसी इसके भी बराबर है, तो क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, क्या मैं कह सकता हूं ए ई बटा डीई जो है वह बी एफ बटा सी एफ के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर ही होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमने लिखा ए ई बटा डीई जो है वह बी एफ बटा सी एफ के बराबर है, और आप देख सकते हैं हमें सिद्ध भी यही करना था। थोड़ा सा इसको जूम आउट, चल, तो हमें सिद्ध भी यही सर करना। हाँ जी, ए ई बटा ई, हाँ जी बताइए। इसमें ये सेम वाली है, ए जी और जी सी, ये हट जाएगी ना? हाँ जी, ये मतलब अगेन वो ही है, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो वो हट जाएगी, हाँ सर, बस यही पूछ रहा था। ठीक। तो हमें सिद्ध भी यही करना था, ए ई बटा ईडी, तो वही है हमारा ए ई बटा ईडी कह लीजिए, डीई कह लीजिए, बराबर बी एफ बटा एफ सी, तो बी एफ बटा सी एफ कह लीजिए, एफ सी कह लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया है। हाँ जी, अभी किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। बाकी बच्चों को बेटा अभी बताइए, क्या कोई डाउट है, नहीं है? नो सर। अच्छा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल सिर के ऊपर से जा रहा है? आ रहा है हाँ सर। बाजी। आ रहा है, हाँ बाजी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है चलिए। अच्छा, जल्दी से एक थर्ड एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है ना। थर्ड एग्जांपल में क्या दिया है, थर्ड एग्जांपल में पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूं आपको, जस्ट थोड़ा सा बता रहा हूं, अगर समझ में नहीं आएगा उसके बाद तो पूरा सॉल्व करा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्योंकि हम फिर आगे की प्रमेय पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखिए, आकृति 6.16 यह आकृति है, इसमें हमें दिया गया है पी एस बटा एस क्यू बराबर है पीटी बटे टी आर के, ठीक है ना, ये हमें दिया गया है। तो हमें है ना ये देखते ही समझ जाना है कि यार ये हमारा प्रमेय 6.2 की प्रॉपर्टी होती है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक रेखा समान अनुपात में काट रही है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो हमने इतना पढ़ते ही क्वेश्चन में ये तो निकाल लिया कि जो एस टी है, ये वाली जो रेखा है वह क्यू आर के समांतर होगी, तो एस टी समांतर है क्यू आर। हमने इतना देखते ही पता लगा लिया प्रमेय 6.2 से। यहाँ पे किसका यूज हुआ है, प्रमेय 6.2 का, ठीक है। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं बाकी का। तथा पी एस टी बराबर है पी आर क्यू के, पी एस टी ये वाला जो एंगल है, अच्छा मैं बाकी का इरेज कर देता हूँ जिससे कि है ना इसमें कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया, ये दोनों समांतर है। उसके बाद क्या दिया है, ये जो पी एस टी है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है जी। इसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है, पी क्यू आर ये जो बड़ा त्रिभुज है यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, अब समद्विबाहु त्रिभुज की क्या परिभाषा होती है, कोई भी बच्चा बता सकता है? कोई भी बच्चा, समद्विबाहु त्रिभुज की? समान दो भुजाओं वाला त्रिभुज। ठीक है, और भी कोई दो चीजें समान होती हैं क्या भुजाओं के अलावा?
फिर भुजा। नहीं, भुजा तो समान है ही। दो भुजाओं के अलावा कुछ और भी समान होता है क्या? दो? कोण। वेरी गुड। तो ट्रायंगल समद्विबाहु, सर। हाँ जी बहुत बढ़िया। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है ना कि दोनों भुजाएं समान होती हैं और उन दोनों भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो दो भुजाएं समान होंगी, दो कोण बराबर होंगे। तो हमें क्या सिद्ध करना है? देखिए क्वेश्चन को सोचते कैसे हैं, सॉल्व करना कैसे सोचते हैं, कि हमें ये सॉल्व करना है, सिद्ध करना है पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब मैं या तो ये सिद्ध कर दूं कि ये जो त्रिभुज है पी क्यू आर, बड़ा वाला जो त्रिभुज है, इसके कोई भी दो कोण बराबर हैं, या तो मैं यह सिद्ध कर दूं या फिर यह सिद्ध कर दूं कि इसकी कोई भी दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो कोई भी एक चीज सिद्ध कर दूं, फिर मैं लिख सकता हूं आसानी से कि हाँ यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है ना? तो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए या तो मैं दो भुजाएं बराबर कर दूं या फिर दोनों कोण बराबर कर दूं। अब देखिए मैं कोशिश करता हूँ। मुझे आता था फिर मैं 6.2, मैंने ये पता लगा लिया एस टी बराबर है क्यू आर के। अब देखिए एस टी बराबर आ गया, सॉरी एस टी पैरेलल यानी कि समांतर आ गया क्यू आर के। तो ये एस टी और क्यू आर आपस में समांतर हुए। क्या मुझे ये वाला कोण, एस वाला कोण और ये वाला कोण बराबर नहीं होगा? क्यों बराबर होगा? क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा कि समांतर भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। समांतर भुजाएं कभी भी आपने देखिए ये 9th में पढ़ा होगा कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने जो संगत कोण होते हैं, ये वाले संगत कोण जो होते हैं वह आपस में बराबर होते हैं। क्या ये पढ़ा है क्या? आर भी टी के बराबर हो जाएगा फिर। आर, हाँ आर टी के बराबर हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा उस पे हम आते हैं, आर भी टी के बराबर होगा तो ये वाले भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ये और ये। ठीक है, ये वाली, अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी याद है ना सभी को कि यदि दो समांतर भुजाओं को, कोई भी दोनों भुजाएं नहीं, दो समांतर भुजाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो आपके संगत कोण बराबर होते हैं। मान लीजिए ये दोनों भुजाएं ऐसी होती, ये दोनों भुजाएं इस तरीके से होती, समांतर ना होकर एक भुजा ऐसी होती एक ऐसे होती, इनको एक तिर्यक रेखा काटती, तो तब भी क्या हम बोल सकते थे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे? नहीं, ये केवल समांतर भुजाओं के लिए लागू है। ठीक है ना? इसीलिए हमने, हाँ जी, इसीलिए हमने सबसे पहले इन्हें समांतर प्रूव किया है, समांतर सिद्ध किया है। इसके बाद हम यह बोल पा रहे हैं कि ये जो दोनों संगत कोण हैं ये बराबर होंगे। ठीक है ना? चलिए तो हमने क्या निकाल लिया है? हमने ये निकाल लिया है कि जो कोण एस है हमारा वह बराबर है कोण क्यू के, और जो कोण टी है हमारा वह बराबर है कोण आर के, क्योंकि संगत कोण है। और हमें क्या दिया गया है? जो कोण एस है वह तो कोण आर के बराबर दिया गया है, कोण एस बराबर दिया गया है कोण आर के, यानी कि ये और ये भी बराबर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर देखिए एस बराबर है क्यू के, ठीक है ना, एस बराबर है आर के, यानी कि आर भी बराबर है, क्यू भी बराबर है, टी भी बराबर है और एस भी बराबर है। ये चारों ही कोण आपस में बराबर हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? कोण एस बराबर कोण टी बराबर कोण क्यू बराबर कोण आर। ठीक है, ये चारों कोण आपस में बराबर हैं। कौन से चारों कोण? ये जो ब्लैक कलर से हाईलाइटेड है, ये जो चारों कोण हैं ये आपस में बराबर है। अब हमें सिद्ध क्या करना था? पी क्यू आर एक जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है वह समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बिल्कुल वो सिद्ध हो गया है अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसके दो कोण, कोण Q और कोण R ये आपस में बराबर आ गए हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कोण Q बराबर कोण R है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज PQR है वह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अच्छा अब और क्या क्वेश्चन हो सकता था? हो सकता है आपसे पेपर में ये ना पूछ के ये पूछ ले सिद्ध कीजिए त्रिभुज PST, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये भी हमने पहले ही सिद्ध कर दिया है कि एस और टी भी बराबर आ गए, तो त्रिभुज PST ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज ही होगा। ठीक है, तो हमने ये
पेपर में हो सकता है थोड़ा सा घुमा के पूछ ले, तो हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। हमने यह भी सिद्ध कर दिया। या फिर कुछ और भी पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए चारों कोण आपस में बराबर हैं, तो हमने वो भी सिद्ध कर दिया है। ठीक है ना। तो दोनों कोण बराबर हो गए। अब आपको अगर समद्विबाहु में भुजा भी लिखनी है तो देखिए एक प्रमेय होती है, शायद आपने पढ़ी होगी, कि बराबर भुजाओं के बराबर कोण होते हैं, या फिर इस तरीके से कि बराबर जो भुजाएं होती है ना, उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, इसीलिए अच्छा मैं थोड़ा सा बता देता सर हूँ। हाँ जी बताइए। सर कौन क्यू बराबर कौन आर क्यू? एक मिनट। कोण क्यू बराबर कोण आर क्यू। ठीक। एस बराबर है क्यू के, एस बराबर है आर के। ठीक है, तो क्या क्यू और आर बराबर होंगे? अच्छा, जिस भी बच्चे का डाउट था, बेटा पुनीत कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है अपने आपको म्यूट पे रखना। हाँ जी, जिस भी बच्चे का डाउट है वो बताएं। कोण क्यू बराबर आर समझ में आया? सर नहीं आया। ये बताइए, ये समझ में आया? अच्छा सर चलिए फिर से समझाना। ठीक है। अच्छा, सभी बच्चे म्यूट पर रखें। ये पैरेलल हो गई, ये समझ में आ गया। एस टी जो है वो क्यू आर के पैरेलल हो गई। ठीक है, ये दोनों हमें बराबर दिए गए हैं। एस और आर ये हमें बराबर दिए गए हैं पहले से। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको छोड़िए सभी को, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। एस बराबर आर ये हमें दिया गया है, ये दिया हुआ। पी एच टी बराबर पी आर क्यू, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एस और आर बराबर दिए गए हैं। अब हमने क्या निकाला है? भुजाएं समांतर हैं तो संगत कोण बराबर होंगे। तो ये जो एस है ये बराबर होगा क्यू के, तो कोण एस बराबर होगा कोण क्यू के। अब जब एस आर के भी बराबर है, एस क्यू के भी बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे? ठीक है, मान लेते हैं राम की उम्र श्याम के बराबर है, श्याम की उम्र मोहन के बराबर है, राम की उम्र श्याम के बराबर है, मान लेते हैं दोनों 5-5 साल के हैं। ठीक है, श्याम की उम्र मोहन के बराबर है, श्याम की उम्र कितनी थी? 5, तो मोहन की भी 5 ही होगी। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि राम और मोहन भी बराबर हैं? सेम वही तो हम यहाँ पर कर रहे हैं। मान लेते हैं कोण एस जो है, इसको मैं ग्रीन कलर से लिख लेता हूं। मान लेते हैं, अभी नहीं पता, कि कोण एस जो है वह उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 60 डिग्री का है। ठीक है, तो आर भी कितने का होगा? क्योंकि आर और एस बराबर है तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। अब एस क्यू के भी बराबर है, एस कितना माना है? 60, तो क्यू भी तो 60 ही होगा। तो आप देखिए ये क्या ऑटोमेटिकली दोनों बराबर नहीं हो गए, आर और क्यू? सर हाँ जी बताइए। सर ये तो समझ में आ गया, संगत कोण की वजह से एस और क्यू बराबर है। ठीक है। लेकिन आपने लिखवाया था कोण क्यू बराबर कोण आर, ये समझा दो। अच्छा, कोण क्यू बराबर कोण आर, वही तो समझा रहा हूँ। हाँ सर समझा दो। हाँ, अच्छा ये समझ में आ गया। ठीक है, एस और क्यू बराबर है, एस और आर बराबर हमें दिए गए हैं, वही चीज तो मैं समझा रहा हूँ। ये जो एस है ये दिया गया है ना बेटा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दिया गया है। एस और आर बराबर हैं, पी एच टी बराबर है पी आर क्यू के। तो ये जो पी एच टी है ये वाला कोण ये बराबर है इस पी आर क्यू के। ये समझ में आया? आर भी बराबर है, एस और यस आर सर। बराबर है। तो जब एस जो है वह क्यू के भी बराबर है, एस जो है वह आर के भी बराबर है, तो क्या एस और सॉरी क्यू और आर आपस में बराबर नहीं होंगे क्या? फिर से वही हाँ सेम कॉमन पॉइंट वाला, कॉमन पॉइंट की तरह आप देखिए, अगर आपको उससे हाँ समझ आ रहा सर, है। एस और आगे। आर बराबर है, एस और क्यू बराबर है, कॉमन क्या है? एस एस है, तो एस एस को हटा दिया, क्यू बराबर आर आ गया। ठीक है सर। ठीक है, और क्यू और आर किसके हैं? दोनों एंगल्स, दोनों एंगल्स इस बड़े वाले त्रिभुज के हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि बेटा आप अभी से गुड नाइट क्यों कर रहे हैं? रोशनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, अभी 11 मिनट बची हुई हैं, अभी से गुड नाइट नहीं करना है। ठीक है, हाँ जी। तो कोण क्यू और कोण आर आपके बराबर आ गए हैं, फिर हम कह सकते हैं कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं।
बराबर कोण जो होते हैं उनके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं, या फिर इसका उल्टा भी ठीक है, बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो जब कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं कि इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। सामने वाली भुजाएं कौन कौन सी हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, एक बार देखते हैं। ये कोण क्यू आ गया कोण आर के बराबर, कोण क्यू के सामने वाली भुजा आ गई पी आर, और कोण आर के सामने वाली भुजा क्या आ गई है, पी क्यू। तो पी क्यू बराबर होगी पी आर के, ठीक है ना। इसलिए हमारा जो त्रिभुज होगा पी क्यू आर वह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर है क्या सभी को? यस सर। हाँ जी, बाकी के बच्चे जिनको भी डाउट था, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्या बोल बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार कमेंट में बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप। क्या पूछना चाह रहे हैं, हाँ जी कमेंट में बताइए। बाकी बच्चों को क्लियर है या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सर उसने यस सर बोला था। ठीक है, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है।